वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 40वें जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगी। लॉकडाउन के बाद ये पहली बैठक। राज्य के वित्त मंत्री कर सकते हैं अपने राज्यों में राजस्व स्थिति की तस्वीर पेश। आईसीएमआर ने कहा, भारत में कोरोना का अभी सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं। प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण और मृत्यु दर वैश्विक औसत के मुकाबले काफी कम। सेरो सर्वेक्षण के नतीजों से हुआ खुलासा, कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में लॉकडाउन और संक्रमण को काबू करने के लिए उठाए गए कदम रहे सफल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में कोविड-19 से निपटने की स्थितियों की समीक्षा। संक्रमण के मद्देनजर शनिवार और रविवार को भोपाल रहेगा बंद। वहीं कर्नाटक कैबिनेट ने 1 से 7वीं कक्षा के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर लगाई रोक। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा। रिकवरी रेट हुई 49.47%। 1,47,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,41,000। विश्व भर में कोरोना वायरस से 75 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मरने वालों की संख्या 4,20,000 के पार। अमेरिका में 20 लाख से अधिक कोरोना मामलों की पुष्टि। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ब्लॉक में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राजस्व नुकसान का आकलन प्रस्तुत करने की संभावना है। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद देशव्यापी लॉकडाउन के बाद पहली बार मिल रहे हैं और बैठक में राजस्व में कमी और राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस साल 14 मार्च को परिषद की पिछली बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करेगी। वहीं साथ ही आशा है कि परिषद जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के तरीकों पर विचार करेगी। राज्यों को मुआवजे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। देश में प्रति लाख व्यक्तियों में कोविड का संक्रमण दुनिया भर के अन्य देशों के मुकाबले बेहद कम है। वहीं सरकार ने भारत में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार के दावे को एक बार फिर खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर की ओर से बताया गया कि घातक वायरस का प्रसार केवल 1% से भी कम आबादी तक सीमित है। भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में नहीं है। India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher, but we are definitely India is not in community transmission. कोविड के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,41,842 हो गए हैं। वहीं 1,47,194 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 8,498 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में राजेश टोपे, जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अमित देशमुख, महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, और कोविड-19 से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रीति सूदन, सचिव एचएफडब्ल्यू, ओएसडी एचएफडब्ल्यू, श्री राजेश भूषण, केंद्र और राज्य दोनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ महाराष्ट्र में सभी का प्रयास सराहनीय रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी चुनौती बरकरार है। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलेंस और टेस्टिंग में किसी भी तरह की ढील नहीं दिए जाने का आग्रह किया। आप सब लोग महाराष्ट्र के अपनी हिम्मत को कमजोर न होने दें
और सब विषय पर पूरी पैनी निगाह रखें, एक दूसरे की गुड प्रैक्टिसेस को अपनाने की कोशिश करें। विद इन द स्टेट ऑल्सो और विद इन द कंट्री ऑल्सो बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत अलग अलग तरह की गुड प्रैक्टिसेस को अपनाया है। उनका सभी जो ऑफिसर्स हैं वो अध्ययन करें, अपने कुलीग ऑफिसर्स से शेयर करें और उसके बाद उनको अपने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमें अच्छी प्रकार से सफलता मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि शनिवार और रविवार को भोपाल बंद रहेगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मरीजों के उपचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेपी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में आए मरीज को उपचार नहीं मिलने के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कल एक दिन में 7,971 टेस्ट किए गए, जो कि रिकॉर्ड है। हजारों सैंपल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या केवल 192 है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 69% हो गया है। प्रदेश में कोरोना काबू में है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा। पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। उधर कर्नाटक में राज्य कैबिनेट ने कक्षा 1 से 7वीं तक ऑनलाइन क्लास को रोकने का फैसला किया है। इससे पहले बुधवार को कैबिनेट ने 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लासेस को रोका था। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर में स्कूल 25 मार्च से ही बंद हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूलों की ओर से फीस लेने पर भी तत्काल रोक लगनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूर्व निर्धारित 25 जून से ही कराने का निर्णय लिया है। हालांकि राज्य में इन बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर तमाम एहतियाती उपायों के साथ परीक्षा कराने की पूरी तैयारी है। तेलंगाना और तमिलनाडु ने पहले ही 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। Don't have idea when to start schools, but we will have examination as per schedule. We will have examination, and online things will extend up to 7th standard. We have told up to 5th standard there cannot be online education. Now we have decided it has to be extended up to 7th standard. और मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, इस बारे में जानकारी के लिए भोपाल से बात करते हैं अपने संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव के साथ। आदित्य, भोपाल में इस वक्त कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि कल काफी टेस्ट हुए और जो आंकड़ा आया है पॉजिटिव का वो काफी कम है, तो ओवरऑल किस तरह की सिचुएशन है वहां पर? देखिए, बिल्कुल कोरोना की अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश को अगर समझें तो 10,200 से 41 के करीब वो आंकड़ा पहुंच चुका था कल जो शाम को 6 बजे की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक। लेकिन अगर भोपाल की बात करें तो चूंकि अब मध्य प्रदेश में लगातार इंदौर और भोपाल हॉटस्पॉट बने हुए थे और उन हॉटस्पॉट में सबसे ज्यादा अगर आंकड़े बढ़ रहे थे तो भोपाल और इंदौर में बढ़ रहे थे। लेकिन एक अच्छी खबर इंदौर से ये जरूर आई है कि पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो आंकड़े में वृद्धि जिस रेट में हो रही थी, जिस तरीके से वो आंकड़े बढ़ रहे थे उसमें जरूर थोड़ी कमी आई है। लेकिन वो फिगर भोपाल में चेंज हो गए हैं, भोपाल में वो फिगर बढ़ गए हैं। जो पहले भोपाल में करीब 26, 27 या 30 के आसपास कोरोना पॉजिटिव की संख्या आ रही थी, वहीं वो फिगर पिछले एक हफ्ते से 60, 70, 75, 80 के आसपास वो पहुंच गई है रोजाना के अगर देखें तो। ऐसे में ये चिंता वाली बात अब राजधानी भोपाल के लिए हो गई है। लिहाजा अब मध्य प्रदेश सरकार ने जब कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक की थी और उस समीक्षा बैठक में सबसे ज्यादा अब ये कहा गया है कि बाकी शहरों को तो काफी कुछ कंट्रोल किया जा चुका है और किया जा रहा है, लेकिन भोपाल के आंकड़े बहुत चिंताजनक है। लिहाजा पूरा फोकस जो है भोपाल पर सबसे ज्यादा रखने की आवश्यकता है। और ऐसे में अब ये निर्णय लिया गया है कि भोपाल में हफ्ते में 5 दिन, पहले ये तय किया गया था कि ऑल्टरनेट डेज में यानी कि 1, 2, 3 नंबर दुकानों पर डाल दिया जाएगा और हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज में इन दुकानों को खोला जाएगा। एक दिन 1 नंबर की दुकान खुलेगी, एक दिन 2 नंबर की दुकान खुलेगी, एक दिन 3 नंबर की दुकान खुलेगी और रविवार को बंद रहेगा। लेकिन अब ये तय हुआ है कि 5 दिन दुकान मार्केट खुलेगा पूरा और उसके बाद 2 दिन सैटरडे संडे पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, पूरी तरीके से बंद रहेगा। ये एक अनोखा प्रयास जिसे हम कहें ये सरकार ने जरूर किया है। ये अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में हालांकि किसी शहर में नहीं किया गया था, लेकिन अब चूंकि राजधानी भोपाल में इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अब चिंता ज्यादा बढ़ गई है। और क्योंकि ये आंकड़ा 2000 के पार से भोपाल में कर गया है और करीब करीब 4000 ये आंकड़ा छू रहा है इंदौर में। ऐसे में अब भोपाल में और आंकड़े ना बढ़े
ये जरूर इस पर सरकार की चिंता है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि 65% से ज्यादा रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में हो गया है। जो स्वस्थ होने वालों की संख्या है वो 7,000 से ज्यादा हो गई है और जो एक्टिव केसेस फिलहाल है वो 2700 के करीब पहुंच रहे हैं। और जितने केसेस 24 घंटे में अगर मध्य प्रदेश में देखें जो आ रहे हैं, लगभग उतने ही लोग स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। तो एक राहत भरी खबर ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से संसाधन मध्य प्रदेश में बढ़े हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाएं धीरे धीरे सरकार ने सुधारी है, उससे कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इस तरह मुंडे ठाकरे सरकार में संक्रमित होने वाले तीसरे मंत्री हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। धनंजय मुंडे पर्ली के विधायक हैं। वो पिछले साल विधायक चुने गए थे। मुंडे ठाकरे सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। और इस बारे में और अधिक बात करने के लिए मुंबई से हमारे साथ हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ गई हैं। श्यामा, एक और विधायक कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में स्थिति को लेकर कल एक बैठक भी हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य जिलों के जिला अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ एक बैठक भी की थी। तो क्या कुछ खास निकल कर आया और किस तरह से स्थिति पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं? जी, फिलहाल तो स्थिति के ऊपर कैसे काबू पाया जाए वही सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर अभी हम फिलहाल महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे महाराष्ट्र के मंत्री, उनको भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव किए गए हैं और साथ ही ये तीसरे मंत्री हैं महाराष्ट्र कैबिनेट में जो अब पॉजिटिव टेस्ट किए हैं। इनसे पहले अशोक चौहान और इसके पहले जितेंद्र आव्हाड थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और वो अब ठीक होके आ चुके हैं। साथ ही धनंजय मुंडे ने अभी जो हाल ही में कैबिनेट मीटिंग अटेंड की थी या उनके पास में जो लोग आए थे पेपर अपने जो भी कामकाज को लेके, उन्हें भी कह दिया गया है कि आप लोग भी फिलहाल आइसोलेशन या क्वारंटाइन में चले जाएं क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बिल्कुल है। फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो कल के आंकड़े के बारे में अगर हम बात करें तो 97,000 के पार जा चुका है ये टोटल आंकड़ा जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस का। मुंबई की अकेली बात कर लें तो मुंबई में अकेला जो आंकड़ा है वो 50,000 के पहले ही पार कर चुका था। अब वो आंकड़ा 52,000 के ज्यादा आगे जा चुका है। हर दिन हम देख रहे हैं कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है यहाँ पर। अगर कोरोना पॉजिटिव केसेस की बात करें, हर दिन 3,000 से ऊपर केसेस यहाँ पर आ रहे हैं महाराष्ट्र में और हर दिन करीब ट्रिपल डिजिट की तरफ में डेथ केसेस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन खबर ये अच्छी ये भी है कि हर दिन 1,000, 1,400, 1,500 लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं और एक्टिव केसेस की अगर बात कर लें तो टोटल जो 97,000 के अराउंड केसेस हैं उसमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो 47,000 के केसेस के थोड़े ही ज्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो लोगों का ठीक होने का दर है, ठीक होने का रेट है, वो यहाँ पे बढ़ रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि 2 दिन पहले जो उद्धव ठाकरे और अन्य मंत्रियों ने मिलकर बैठक की थी, उसके बाद एक प्रेस वार्ता ली गई थी जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जिस तरीके से लोग क्राउड कर रहे हैं, रास्ते हो गए या अन्य जगह हो गए, मरीन ड्राइव हो गए, ये सारे जगह हो गए, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से एक बार लॉकडाउन इम्पोज करने की जरूरत आ सकती है, नौबत आ सकती है महाराष्ट्र में। तो इसीलिए लोगों को अर्ज किया गया है कि जब तक जरूरत आपको ना हो आप घरों में रहें, घरों में रह के सेफ रहें। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो छूट दी गई है लॉकडाउन के बाद में, ऑफिस स्टार्ट हुआ है और अन्य सर्विसेज भी स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद में लोग काफी लंबे कतारों में खड़े हैं बसेस की सेवाओं के लिए, बसेस में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए या घरों पहुंचने के लिए। इस स्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने बार बार दोहराया है कि हमने उस सेंटर से मांग की है कि लोकल ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं या फिलहाल जो अभी काम पे जा रहे हैं, जिनका काम पे जाना जरूरी है, अनिवार्य है, उनके लिए ही लोकल ट्रेन सर्विस चलाई जाए। तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में अगर लोकल ट्रेन को चलाया जाए
तो स्थिति भयानक की तरफ ही बढ़ेगी। जी श्यामा, बिल्कुल स्थिति काफी मुश्किल वहां पर नजर आ रही है और खासकर जिस तरह से पॉपुलेशन की डेंसिटी है कुछ खास एरियाज में, उसको लेकर चिंता जरूर है। सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत अहम हो जाता है कि अब जब देश अनलॉक हो रहा है तो लोग भी अपना ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अब ज्यादा डर है इस बीमारी के फैलने का, जो पहले ही बहुत ज्यादा उन इलाकों में फैली हुई है। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम लोगों की भी हो जाती है कि बेहद अहम हो तभी वो घरों से बाहर निकले। बिल्कुल, जिम्मेदारी बिल्कुल है। अब जिस प्रकार से हमने शुरुआती दौर से अब तक देखा है, जिस तरीके से जागृति हुई है, लोगों में अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, भले ही वो चैनल्स के माध्यम से हो या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हो, कई सारे लोग जो हैं अब वो काफी जिम्मेदार हो चुके हैं। और एक प्रकार से जिस तरीके से आप घर से बाहर निकलते हैं तो पहले आप सोचते थे मेरा क्या सामान लेना था, मेरा ये सामान लेना था, उसी प्रकार से अब ये हो गया है कि मेरा मास्क तो नहीं रह गया, मेरा सैनिटाइजर का बॉटल तो नहीं रह गया है। तो ये अब न्यू नॉर्मल हो गया है। हमारे जीवन में इस प्रकार से चेंजेस जो आए हैं वो अब हमें अपनाना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरीके से जो लोगों को अभी काम पे नहीं जाना है, या हम यूथ की बात कर लें, कुछ प्रकार के यूथ हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि कोरोना उनको नहीं हो सकता है। कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने जो बिना मतलब के वो बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर केसेस होते रहे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है कि कार्रवाई की जाए। पुलिस अपने तरीके से बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो लोग भी अभी फिलहाल काम के ऊपर जा रहे हैं या उनका काम अनिवार्य है, वो सभी जिम्मेदार दिख रहे हैं। भले ही वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो लंबे लंबे कतारों में खड़े हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनाया हुआ है, मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहना हुआ है। जिनके पास मास्क नहीं है वो अपना दुपट्टा यूज कर रहे हैं, स्कार्फ यूज कर रहे हैं, हैंकरचीफ यूज कर रहे हैं। तो हर प्रकार की जिम्मेदारी लोगों में आ चुकी है और ये बदलाव जो है अब लोगों में बढ़ चढ़ के आई हुई है। और वो जो बदलाव है वो अब जाने वाली नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यही न्यू नॉर्मल है और इसी के साथ में अब अपना जीवन आगे बिताना है। जी श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद अहम है कि लोग सतर्कता बरतें। और इसी बीच खबर यह है कि एनसीपी नेता, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून को मतदान होना है, जबकि आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। शुरू में 55 सीटों पर चुनाव के ऐलान के बाद 37 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें से 18 सीटें अभी भी खाली हैं, जिन पर चुनाव अब 19 जून को होगा। बाद में चुनाव आयोग द्वारा 6 सीटों को और शामिल किए जाने के बाद अब चुनाव कुल 24 सीटों पर हो रहा है। इन 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड शामिल हैं। राजस्थान में 3 सीटें हैं, जबकि यहां पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उसी तरीके से झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है और वहां पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं गुजरात में भी 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस लिहाज से इन राज्यों में चुनावी मुकाबला कड़ा होने की पूरी उम्मीद है। वहीं कर्नाटक की 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार ही होने से यहां पर मुकाबला अब आमने सामने का नहीं है। यहां वोटिंग की अब कोई संभावना नहीं दिख रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के जीतने की उम्मीद है। 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में झारखंड से जेएमएम नेता शिबू सोरेन, मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, और कर्नाटक से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्यसभा में पहुंचने की पूरी संभावना है। भारतीय नौसेना के समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत नौसेना के जहाज आईएनएस शार्दुल से गुरुवार को 233 भारतीयों को ईरान से गुजरात वापस लाया गया, जहां वो लॉकडाउन के मद्देनजर यात्रा प्रतिबंधों के कारण फंसे हुए थे। जहाज 23 जून को इन 233 भारतीयों के साथ ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से रवाना हुआ, जिससे ज्यादातर गुजरात के वलसाड जिले के मछुआरे थे और ये गुरुवार को पोरबंदर बंदरगाह पहुंचे। इसी बीच स्थानीय प्रशासन ने उन्हें उनके मूल स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की है। Mission was to evacuate our fellow countrymen from Iran, and it is a proud privilege for my team that the Indian Navy deployed INS Shardul for this important task. These people were stranded in different cities of Iran for over 3 months because of coronavirus pandemic and were facing extremely tough conditions. As part of Operation Samudra Setu,
INS Shardul was ordered to embark 233 Indians at Bandara Pass, Iran, and I'm happy that despite few challenges, we were able to safely evacuate them, and now they are disembarking at Porbandar. विदेशों में फंसे भारतीयों की वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापसी जारी है। मिशन के तीसरे चरण में आज अबुधाबी से त्रिवेंद्रम और मुंबई के लिए विशेष उड़ानें रवाना हुई हैं, जिनमें 362 भारतीयों की वतन वापसी होगी। वंदे भारत मिशन के तहत मुंबई के लिए यह पहली उड़ान है। इससे पहले दोहा त्रिची फ्लाइट ने 176 यात्रियों के साथ उड़ान भरी, जिसमें 3 नवजात शिशु भी शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या कई गुना बढ़ रही है। जॉन्स हॉपकिंस के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 से 75 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 4,20,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अकेले अमेरिका में 20,22,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यहां 1,13,000 से अधिक लोगों की इस महामारी की चपेट में आने से मौत हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रभावित ब्राजील 8,02,000 से अधिक मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस में 5,01,000 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है। ब्रिटेन चौथे स्थान पर है, जिसमें कोरोना वायरस के 2,92,000 से अधिक पुष्ट मामले हैं। हालांकि कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई देशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अमेरिका द्वारा उसके कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आर्थिक और यात्रा प्रतिबंधों को धमकी और कानून के काम में हस्तक्षेप का एक अस्वीकार्य प्रयास बताया है। आईसीसी ने कहा है कि वो इस मामले में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खड़ा था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पारित कर अदालत के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अमेरिकी सैन्य बलों ने अफगानिस्तान में युद्ध अपराध किए हैं। इस आदेश के बाद अब अमेरिकी प्रशासन को आईसीसी के कर्मचारियों की संपत्तियों को अवरुद्ध करने और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोकने की अनुमति मिल गई है। इस मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को एक कंगारू कोर्ट बताया है। पॉम्पियो ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आईसीसी अधिकारियों के परिजनों को भी अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं यूरोपीय संघ के राजनयिक प्रमुख ने घटनाक्रम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने आईसीसी को यूरोपीय संघ के समर्थन की बात दोहराई। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण बताते हुए ट्रंप के कदम का समर्थन किया है। We cannot, we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court. And indeed, I have a message to many close allies around the world. Your people could be next, especially those from NATO countries who fought terrorism in Afghanistan right alongside of us. We're also gravely concerned about the threat the court poses to Israel. ICC is already threatening Israel with an investigation of so-called war crime committed by its forces and personnel in the West Bank and in the Gaza Strip. जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी जाकिर अहमद खान को पकड़ा है। शोपियां के खोजपुरा में तलाशी अभियान के दौरान हाल ही में लश्कर ज्वाइन करने वाला आतंकी जाकिर अहमद पकड़ा गया। पकड़े गए आतंकवादी के पास से सुरक्षा बलों ने एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। पार्क के खुलते ही वहां पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस नेशनल पार्क में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पार्क में घूमने आए हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग होती है और पूरी गाड़ी को अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है। पूरी सुरक्षा के साथ जंगल के राजा को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा है ये सारा सुविधा जो डिपार्टमेंट ने किया है और सारे लोग जो है एंट्री पॉइंट्स पे अपना जो है काम कर रहे हैं। गाड़ी सैनिटाइजिंग, टायर खास करके, और थर्मल चेक तो है ही ज़रूरी। उसके साथ साथ मास्क, सैनिटाइज़र गाड़ी में रखना, बीच बीच में सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर डिपार्टमेंट इस वक्त जिसमें सारा ये बीमारी फैली हुई है, हम भी अपनी तरफ से भी ध्यान रखें जी सर, जिससे कि
सारी चीज़ें हाथ मिला करके होती है। डिपार्टमेंट हमारे लिए कर रहा है, हम भी डिपार्टमेंट अपना फर्ज निभाएं एक अच्छे पर्यटक की तरह। सुकन्या समृद्धि योजना ने माता पिता को बच्चियों के भविष्य की चिंता से काफी हद तक मुक्त कर दिया है। आइए देखते हैं भारत सरकार की ये योजना बिहार के ग्रामीण जिलों में कैसे लोगों की जीवन दिशा को बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सफल करने के उद्देश्य से डाक विभाग के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई। इसमें 250 रुपए से खाता खोला जाता है और साल में 1000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक राशि जमा कराई जा सकती है और ये आयकर से मुक्त होती है। इस योजना में कुल जमा राशि तथा अवधि पूर्ण होने पर मिलने वाली राशि भी आयकर से मुक्त रखी जाती है। इस पर 7.6% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ये खाता 10 वर्ष से नीचे की उम्र की बच्चियों का खोला जाता है। क्या बच्ची का खाता खुलवाए? 2 बच्चे। कौन खाता खुलवाए? सुकन्या। क्या सोच करके आपने खाता खुलाया? शादी ब्याह। कितना से खाता खुला आपका? 250 रुपए। डाक विभाग के इस अभियान के तहत जिले के अंतर्गत हर एसओ के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों को पूर्णतः सुकन्या ग्राम बनाना विभाग का लक्ष्य है। अभी जान ही रहे हैं कि जैसे 9 से लेकर 11 तक का सुकन्या समृद्धि योजना का विशेष ड्राइव चला जा रहा है। इसमें 0 से लेकर 10 वर्ष तक की बच्ची का खाता खोला जा रहा है। ये खाता 250 रुपया से खुलता है। पहले ये 1000 से खुलता था। इसमें 7.6 का इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है और जो पैसा इसमें जमा होता है वो इनकम टैक्स रिबेट छूट है। उसमें जो पैसा 1.5 लाख तक जमा सालाना इसमें जो है 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार का मानना है कि प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की सफलता के लिए ही नहीं, नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे अच्छी योजना है। इनका मानना है कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बेटी भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित न रहे। खाता आज की तारीख में महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, बेटी सशक्तिकरण के लिए सबसे अच्छा टूल है, सबसे अच्छी योजना है। इस पैसा का उपयोग सिर्फ हमारी बेटी कर सकती है। हालांकि भारत सरकार की योजना पूरे देश में हजारों लाखों बेटियों के जीवन के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं बिहार का डाक विभाग भी सरकार के साथ कदम मिलाकर आबादी के सबसे निचले स्तर पर अपना काम कर रहा है। बिहार के नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।